सुप्रभात भाइयों। मैं डॉक्टर राजेश पांडे आज हिंदी का सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला जो कि सबसे प्रमुख है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब वर्णमाला पढ़ाने के पहले ये जान लेना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा तो भाषा विचारों के विनिमय को कहते हैं। विचारों का विनिमय की भाषा। आज आप लोग कृपया पेन और कॉपी दोनों ले लीजिए। जो प्रमुख चीज लगे मतलब आपको लगे उसे नोट करते चलिए, क्योंकि लेक्चर का 100% तो याद नहीं रहता। उसको नोट्स बनाते चलिए, वो भविष्य में बहुत काम आएगा। और नोट्स हम उपलब्ध भी करा देंगे। विचारों का विनिमय भाषा है, और भाषा नामक चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा जब हम शिक्षण पढ़ाएंगे। लेकिन सब ये जानना जरूरी है कि भाषा के विकास का क्या क्रम है। भाषा विकास का क्रम, ये पहला प्रश्न आता है कंपटीशन में। कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले भाषा के विकास में आप सोचिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले लिखेगा तो नहीं, सबसे पहले है सुनना। सुनना भाषा विकास में सबसे पहले है सुनना, उसके बाद बोलना। लड़का पहले सुनता है, फिर उसके बाद बोलता, उसके बाद पढ़ना, और उसके बाद लिखना। यानी भाषा विकास में सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना, ये 4 स्किल है भाषा की। वास्तव में सबको सुनना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। ये जब चारों चीजें होंगी तब भाषा होगा। और भाषा का यह विकास का क्रम है। प्रश्न उठता है कि भाषा के विकास, तो प्रश्न ऐसे दे देगा, कभी कह देगा पहला विकल्प सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ऐसे फंसा के देगा। और आपको इस क्रम में उत्तर लगाना रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। लेकिन अब आए एक टिपिकल प्रश्न आ जाता है। मारिया मॉन्टेसरी जो थी, उन्होंने इसका अलग क्रम बता दिया। सुनना सही है, इसी क्रम में उन्होंने रखा। बोलना ये भी सही रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा लिखना और फिर पढ़ना। यानी उन्होंने भाषा विकास के क्रम में परिवर्तन किया। अब अगर यह प्रश्न आ जाता है सेंटर टीटी में कि भाषा विकास में मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा था, तो इसका उत्तर बदल जाएगा और इसका उत्तर होगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इस तरह से पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाषा विकास का क्या क्रम है। तो अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर एक लाइन में एक प्रश्न छुपा। दूसरा प्रश्न है कि आप भाषा का प्रकार, दूसरा प्रश्न है यही देखिए, भाषा का प्रकार। तो सारे लोग जानते हैं कि भाषा 3 प्रकार। पहला है मौखिक, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित, लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मुख्य यही 2 भाषा है, मौखिक और लिखित। लेकिन सांकेतिक भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसके बारे में भी चर्चा होगी। सांकेतिक भाषा जो लिखने और पढ़ने में भी वो प्रभाव नहीं पड़ता जो हम सांकेतिक भाषा से डालते हैं प्रभाव। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और लाल बत्ती जल गई तो आप रुक जाते हैं, कि कोई कहता है कि रुको रुको रुको,
तो ये यातायात की सांकेतिक भाषा कि भाई लाल जल गया बत्ती अब रुक गया। तो हर एक विभाग की एक सांकेतिक भाषा हो, जैसे मलेक्ट्री की एक अलग सांकेतिक भाषा होगी। आप चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अब ये सांकेतिक भाषा। हम किसी भाषा का प्रयोग करें और हमारे समूह वाला ही समझे तो उसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका की भाषा अलग होती है, सांकेतिक इशारे से बात कर, कहत नटत रीझत खिजत और हसत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सोबात। यानी प्रेमिका और प्रेमी आपस में बात कर ले रहे हैं, कोई समझ भी नहीं पा रहा है, ये भाषा है सांकेतिक भाषा। मूक बधिरों की भाषा, ये भी है सांकेतिक भाषा। तो कोई जरूरी नहीं कि मौखिक और लिखित ही भाषा, सांकेतिक भाषा भी बहुत प्रभावशाली भाषा होती है। अब मौखिक भाषा को सरल भाषा, मौखिक भाषा क्या है? सरल भाषा। अगर पूछेगा सरल भाषा क्या होती है तो उत्तर होगा मौखिक। और कठिन भाषा क्या है? कठिन भाषा क्या है? वो है लिखित। तो मौखिक भाषा है सरल और लिखित भाषा है कठिन। तो इस तरह ये भी एक प्रश्न पूछता है कि भाषा का क्या कई प्रकार का भाषा होता है। तो मतलब मौखिक और लिखित मुख्य है, और लेकिन सांकेतिक भाषा। तो भाषा के प्रकार में 3 प्रकार का माना जाएगा उत्तर। और दूसरी बात, इससे और प्रश्न में सेंटर टीटी भी पूछ लेता है कि जैसे मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, तो आप जान जाएंगे। मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम कब करते हैं? साक्षात्कार में करते हैं, या समाचार सुनने में करते हैं, या भाषण देने में करते हैं। जबकि लिखित भाषा में अगर 5 पुस्तकें लिखी जाती हैं, कुछ निबंध लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर है। और भाषा विकास का ये प्रकार है कि सरल भाषा, कठिन भाषा, मौखिक है और लिखित। अब एक और भाषा हो गई है तकनीकी भाषा, लेकिन अभी वो नहीं जुड़ी है। सरल भाषा, कठिन भाषा, सांकेतिक भाषा, वो आगे चल करके भविष्य में आप पढ़ने वाले हैं, वो है तकनीकी भाषा। अब जो कंप्यूटर की भाषा है वो अलग प्रकार की भाषा है। बाइनरी नंबर को ही वो समझ पाता है, पढ़ पाता है। कंप्यूटर सभी निर्देशों का वो नहीं समझ पाता, इस नाते एक प्रकार की और भाषा होगी। लेकिन अभी तक तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा तो भाषा में यही तो माना जाता है। अब दूसरी चीज ये जानिए कि भाषा समझने के लिए वाक, जैसे विचार का विनिमय है, तो विचार हम कैसे प्रकट करते हैं? वाक्य से। वाक्य के बाद क्या होता है? उपवाक्य, माने वाक्य से छोटा उपवाक्य। इससे भी एक प्रश्न पूछता, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध नोट करिए, उससे छोटा है पद, और पद को ही कहते हैं शब्द। अंतर है भी बताऊं। सबसे बड़ा है वाक्य, उसके बाद है उपवाक्य, उसके बाद है पदबंध, उसके बाद है पद या शब्द, उसके बाद है, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, ये बड़ा होता तो और अच्छी व्याख्या होती। जल्दी ही इसकी व्यवस्था होगी, 20 तारीख से हम और संसाधन से युक्त हो जाएंगे और ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद या शब्द, और उसके बाद जो आप जानते हैं, जो आज पढ़ाया जाएगा, वर्ण या ध्वनि। इसी को हम पढ़ेंगे आज, लेकिन उसके पहले ये सब समझना आवश्यक है। यही से समझाना शुरू करते हैं। वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण जो होता है वो लिखित हो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, जबकि ध्वनि जो होती है वो मौखिक होती है। ध्वनि जो होती है, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है।
जैसे कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो ध्वनि तो है लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप लिखो कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तो आप लिख देंगे। लिख दें कुत्ता भौं भौं, लिखो तो लिख देंगे। लेकिन कहते हैं लिख दो घोड़ा, तभी नहीं लिख पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। तो हर ध्वनि को हम वर्ण का रूप नहीं दे सकते, सभी ध्वनियां वर्ण नहीं होती हैं। अब जैसे ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो कौन लिख पाएगा? सब लोग कहते हैं कि नदी कल कल करके बह रही है, चिड़िया चहकते हैं, कुत्ता भौंकते हैं, तो कुत्ता भौंकते हैं तो जो जैसा वो भौंकते हैं वो लिख पाओगे? जैसे नदी आवाज करती हुई चलती है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। तो वही ध्वनि जिसको हम लिख सकें वो वर्ण कहलाती है, वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब वर्ण से जब हम वर्णों को पिरो देते हैं सार्थक क्रम में तो शब्द बन जाता है। जैसे राजेश, अब मेरा इनाम, इसको सही क्रम में लिखा गया है, लेकिन अगर इसी को कह दें र पर आग मात्रा रा और सा और जा पर एक मात्रा जी रासजे, तो ये वर्णों का समूह तो है लेकिन ये शब्द नहीं बन पाया, इसका कोई अर्थ नहीं। और ये शब्द का समूह है लेकिन इसका अर्थ, तो ऐसे वर्णों के समूह जो अर्थ प्रकट करें, ऐसे वर्णों के समूह जो अर्थ प्रकट करें वही केवल शब्द कहलाते हैं। अटरमडमली अगर तमाम वर्ण एक साथ लिख दिए जाए तो वो शब्द नहीं कहलाते। शब्दों का मतलब वर्णों का समूह नहीं है शब्द, वर्णों का व्यवस्थित क्रम है शब्द, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये होगा कि भाई शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद में क्या अंतर है? सारे लोग सोचें मन में कि शब्द क्या है और पद क्या। दोनों एक ही है, लेकिन अंतर क्या है कि समझो कोई फूल है, कोई फूल है वो ऐसे है, अलग अलग है तो फूल है, लेकिन माला में गूंथ दिया गया तो माला का फूल हो गया। वैसे ही शब्द जब अलग, कोई भी शब्द जब अलग होता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इसमें राम एक शब्द है, बाजार और जाता ये सब शब्द है, लेकिन जब इसमें है तो ये पद है, ये पद है। इसलिए कहता है किसी में विशेष विशेषण पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। यानी पद क्या होता है? जब वाक्य में हम उसे शब्द को प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं। आप समझ गए होंगे शब्द और पद एक ही है। जब शब्द वाक्य में चला जाता है तो उसे पद कहते हैं, नहीं तो शब्द कहते हैं। अब पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध किसे कहते हैं? जब हम अनेकों पद एक साथ लिख देते हैं तो पदबंध होता, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जाता है, अब ये मान लीजिए लिख दिया गया, ये पदबंध है, द्विपद है, लेकिन अगर इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इसको अर्थ दे दिया जाए तो वो उपवाक्य होता है। अब उपवाक्य और वाक्य में क्या अंतर है? उपवाक्य अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी
अब ये क्या है, ये वाक्य का उपवाक्य। अब वर्षा होगी तो पता नहीं क्या होगा, भीग जाएंगे कि फसल अच्छी होगी कि फसल तबाह होगी। अभी ये उपवाक्य है। अगर वर्षा होगी तो अगर वर्षा होगी तो विद्यालय में अवकाश हो जाएगा, विद्यालय में अवकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये हो गया क्या, वाक्य, और ये हो गया मान लो कि उपवाक्य। और अगर वर्षा इतना मान लो कि ये पदबंध है, मतलब 2 से अधिक पद होगा तो पदबंध कहलाएगा, तो ये पदबंध है। उसके बाद वाक्य में है तो पद है, अकेले है तो शब्द है। किसी शब्द का पर्यायवाची हम लिखते हैं या किसी शब्द का विलोम हम लिखते हैं, एक ही शब्द है, अलग अलग वाक्य में जब प्रयोग हो जाएगा तो उसका अर्थ अलग हो गया। जैसे इसी से तो यमक अलंकार बना है, कनक कनक ते सौकनी, तो एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा, जबकि शब्द एक ही है लेकिन वाक्य में स्थिति बदल जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार हमने समझाया कि वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, पदबंध क्या है, पद शब्द क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। तो अब हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा क्या है, वर्ण। सबसे छोटा क्या है, वर्ण। तो वर्ण और वर्णमाला, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होता है उसके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। अब अनेक अनेक किताब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, लेकिन वर्णमाला में अगर पूछेगा कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में तो उत्तर होगा 52। अब अगर ये कहा जाए कि आप लोग 52 वर्ण सही तरीके से लिख दें तो बहुत सारे लोग लिख देंगे और बहुत सारे लोग लिख नहीं पाएंगे। एक वर्णमाला जो शुरू से पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग अध्यापक भी हैं, लेकिन यह है कि कभी वर्णमाला को व्यवस्थित तरीके से लिखने में समस्या उनको आने लगी। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को ही सीखते हैं कि वर्णमाला को व्यवस्थित कैसे किया जाए और हम कैसे सीखें। वर्णमाला के सारे प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो समझिए पहले क्या है, वर्णमाला में वर्ण 52 होते हैं और वो 2 प्रकार का होता है वर्णमाला। एक स्वर उसमें होता है और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। अभी और स्पष्ट करेंगे, नहीं 33 और 11 जोड़ने लोगों कह दो 52 हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। अभी बताया जाएगा कि कैसे 52 होगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि कितने स्वर होते हैं तो उत्तर होगा 11 हिंदी वर्ण में, और व्यंजन कितने होंगे वो उसका उत्तर होगा 33। अब कभी कभी 13 कहता है। अब री और ली संस्कृत भाषा में 2 और जोड़ देता, 13 हो जाता है। अगर ये प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी, उत्तर होगा 11। देखिए एक छोटा आ जिसे हम कहते हैं, वैसे छोटा आ नहीं कहना चाहिए, आ इ ई उ री ए ओ औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्वरों की संख्या 11। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक दिन मैंने ही फेसबुक पे पूछा कि ये बताइए कि वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, मात्रा, तो बहुत लोग 11 मारने लगे। हमने उत्तर नहीं दिया, हम सोचे कि भाई अभी लोग अपना व्यू दें, लेकिन बहुत कम लोग व्यू देते हैं। बताओ, इसको या तो छोटा प्रश्न समझते होंगे
मजाक। तो यहाँ पर मात्राएं कितनी होती है? 10 है, और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब 10 ये क्यों हो जाती है? क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता, कि छोटा आ का कोई मात्रा नहीं, और अन्य सब का मात्रा होता है। बड़ा का ऐसे मात्रा होगा, छोटी का ऐसे होगा, बड़ी का ऐसे होगा। इस प्रकार से सबका मात्रा होगा, केवल अ का मात्रा नहीं होगा। इस नाते स्वर तो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन मात्रा कितनी होती है? 10। तो इस तरह स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वर। पहले हम स्वर जान जाए, तब फिर हम व्यंजन जानेंगे। देखिए, जगह कम है, इस नाते हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है। आप लोग नोट करते चलिए। अब देखिए, स्वर तो ह्रस्व और दीर्घ लिखा है ऊपर, लेकिन फिर से समझा रहा हूं। ह्रस्व, दीर्घ और है संयुक्त, एक ये विभाजन है। और एक विभाजन है यहाँ लिखा नहीं है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये किस तरीके से है? ये मात्रा की दृष्टि से। अगर विभाजन मात्रा की दृष्टि से, यानी कि ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ दो मात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक होगा। तो जो ये विभाजन होगा कि मात्रा की दृष्टि से स्वर, तो ये तो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और वैसे भी पूछेगा स्वर के तो दूसरा विभाजन हो गया लेखन की दृष्टि से। अब ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब एक एक करके हम विभाजन को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखिए यहाँ ह्रस्व, इसी को लघु कहते हैं और इसी को मूल स्वर कहते हैं। उच्चार होता है अ, ई, उ और ई। और स्वर की परिभाषा देखिए, पहले समझ लीजिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर। स्वर, स्वर का उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के होता। स्वर का उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के होता, जबकि व्यंजन के उच्चारण में अवरोध होता है। अवरोध, अब समझिए कैसे। जैसे हम कोई स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अन्य कोई व्यंजन या कोई स्वर नहीं आएगा, जबकि हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो अ नामक स्वर अपने आप आ जाएगा। जैसे हमने कहा ई, कितनों देर करो ई ही रहेगा। ऊ, कितनों देर करो ऊ ही रहेगा। लेकिन का, खा, गा, तो का गायब हो जाता है, आ बसता है। खा गायब हो जाता है, आ बसता है। यानी व्यंजन वर्ग के उच्चारण में स्वर आवश्यक है, और जबकि स्वर के उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए नाते स्वर जो है वो बिना विघ्न बाधा के बोला जाता है, जबकि व्यंजन में अवरोध होता है जिसमें विघ्न बाधा। जब हमको किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हमारे काम में किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो समझो हमारे काम में विघ्न बाधा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर होता, यहाँ पर कोई ऑपरेटर होता तो फोकस यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कर देता, फिर मेरे पर कर देता, या मेरे पास और कोई साधन होता तो और अच्छी तरीके से हम पढ़ाते। यहाँ विघ्न बाधा है वापस। लेकिन फिर वही बात है कि सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं हम, और गर्भ के जलराशि में बेड़ा चला देते हैं। यानी कि जो बाधाओं पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करे, कामयाबी उसी को मिलेगी। वास्तव में स्वर जो है वो विघ्न बाधा रहित है, जबकि व्यंजन विघ्न बाधा सहित है। अब स्वर जो है वो जो मूल स्वर क्या है समझिए। अ, ई, उ और ई, ये मूल इस नाते हैं
कि ये किसी से जोड़ से नहीं बने हैं, अकेले बने हैं। जबकि अगर यही कर दिया अ और प्लस अ, तब ये हो जाएगा आ। अब दो जुड़े तो ये दीर्घ हो गया। अब ये मूल नहीं रहा, अब ये संयुक्त हुआ। लेकिन संयुक्त में अभी बताएंगे, ये भी दो प्रकार का होता है। जब समान स्वर जुड़ते हैं तो दीर्घ बनता है, ये भी दो मात्रिक होता है। लेकिन जब असमान स्वर बनता है, अ धन ई बराबर ए गुण संग, अब इसमें अ के साथ ई जुड़ गया तो ये जो बना वो अलग प्रकार का, ये संयुक्त है। और जबकि ये प्योर दीर्घ है। अभी इसको समझने ये हम आगे और क्लियर करेंगे, पहले इतना समझिए कि मूल स्वर ये है अ ई उ री। इसे एक मात्रिक कहते हैं, इसे एक मात्रा होता है। आगे अगर कभी छंद पर चर्चा होगी तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। एक मात्रा होता है अ ई उ री, इसे ह्रस्व समझिए। जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय है, अपेक्षाकृत कम समय लगे, उसे ह्रस्व कहते हैं। अब कुछ लोगों का उच्चारण ही सही नहीं होता। जैसे वो छोटा ऊ का मात्रा रहेगा तब वो वही उच्चारण करेंगे, बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा उनके लिए दुबे भी वैसे और दुबे भी वैसे। लिखेंगे दुबे और बोलेंगे दुबे। रूपा लिखेंगे और रूपा, उनको अंतर नहीं है। जैसे रुपया और रुपया में उनको कोई अंतर नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कोई अंतर नहीं। लेकिन ये बात समझो कि ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, जो एक मात्रिक हो, उसे ह्रस्व कहते हैं। तो ये चार है, एक ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा विभाजन देखिए, दीर्घ। दीर्घ या गुरु या बड़ा ही होता है। तो ये आ ई उ ए ओ औ, ये सात है, सात सेवन, ये दीर्घ है। लेकिन अभी दीर्घ में भी दो कैटेगरी है। जैसे दीर्घ में समझिए, दीर्घ एक है आ ई उ, ये जो दीर्घ है वो सजातीय दीर्घ है। कैसा दीर्घ है? सजातीय। इसमें अ धन अ नहीं सॉरी ई धन ई उ धन उ, यही दीर्घ स्वर संधि है। जब संधि पढ़ाया जाएगा तो स्पष्ट होगा। अगर ये नहीं समझे रहोगे दीर्घ तो वहां भी प्रॉब्लम होगी। जब अ के साथ आ मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, ई के साथ ई मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, और उ के साथ उ मिलेगा तो उ हो जाएगा। यानी कि, और यहाँ संयुक्त क्या है? संयुक्त स्वर। अब यहाँ देखिए, ए कैसे बनता है? आ धन ई तो ए, और आ धन ए तो आए, अ धन उ तो ओ, और आ धन ओ तो उससे बनता है आओ। तो इस प्रकार विभाजन में यही जो है ये दीर्घ है, मूल दीर्घ है, और ये क्या है? ये संयुक्त है। तो तीन जो है वो दीर्घ जो है वो वास्तव में दीर्घ है, जबकि ये जो है वो दीर्घ द्विमात्रिक के हिसाब से है, जबकि ये है ये संयुक्त है। तो आपको पूछा जाएगा तो दीर्घ, अगर विकल्प के आधार पर, विकल्प के आधार पर उत्तर मानना है। देखिए, अगर पूछ लिया आपसे कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन है, तब तो आप मार ही ले जाएंगे। निम्न में से ह्रस्व स्वर का तब भी मान लेंगे। लेकिन अगर पूछेगा निम्न में से दीर्घ कौन, दीर्घ कौन, तो अब जैसे ए दे दिया, अ दे दिया, और औ दे दिया, और ई दे दिया, तब आपको दीर्घ मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा।
क्योंकि वो ये संयुक्त समझ कर लगा, जैसे ए ऐ ओ संयुक्त हो जाता है, एक दीर्घ बचा। लेकिन अगर दीर्घ है, ऐसे पूछ रहा है विकल्प दे करके कि आ, ए, ई और उ, इसमें निम्नलिखित में से कौन दीर्घ नहीं है, तब ये माना जाएगा दीर्घ नहीं है। अब ये सब दीर्घ हो गए, अभी हम नहीं कह सकते कि सर यही दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये संयुक्त नहीं। अब उसके प्रश्न के पूछने का मंशा देखो, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ नहीं, तो जो दो मात्रिक नहीं है उसे बताना है। तो इस आधार पर ह्रस्व लघु मूल स्वर एक मात्रिक है, जबकि ये दीर्घ है, गुरु है, द्विमात्रिक है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी है, वो है दीर्घ और संयुक्त। और बढ़िया तरीके से समझने के लिए उच्चारण वाले दृष्टिकोण को हम समझना आवश्यक। उच्चारण यहाँ मिटा देते हैं, देखिए उच्चारण वाले समझो। ह्रस्व आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ, दीर्घ अब ये सब है, सातों दीर्घ, ह्रस्व और ये दीर्घ। अब एक है प्लुत। अब ह्रस्व ये है अ, ई, उ और री, ये हो गया ह्रस्व। दीर्घ ये पूरा हो गया सात, आ, ई, उ, ए एंड सो ऑन, ये सात हो गया। प्लुत लेकिन आप देखेंगे इसका ऐसे त्रिमात्रिक है, तीन लिखा रहता है। आपने देखा होगा जैसे ऐसे लिखा है ओम, तो ऐसे लिखा है। तो आप पढ़े आ ओ और माँ, जबरदस्ती ओम पढ़ देते हैं, जबकि अगर इसका हिज्जे कहा जाए, हिज्जे माने उच्चारण को अलग अलग करो, तब नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या है कि आप समझिए कि ये क्या है। ओम का उच्चारण त्रिमात्रिक है, घंटाकार है, ऐसे जैसे एनपीसी वक्र मनोविज्ञान में बनता है। सामान्य संभाव्यता वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान में, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऐसा ही प्लुत का उच्चारण है। जैसे जिस प्रकार, समझो, जिस प्रकार हवाई जहाज आती है और सर पर जब आती है तो बहुत तेज हो जाता है आवाज, और धीरे धीरे लुप्त प्राय होती है, एकदम अचानक लुप्त नहीं होती। वैसे देखो ओम का उच्चारण देखिए, तो ये प्लुत है। भगवान बहुत दूर है, इनको महामंत्र है ओम। तो इस तरह से प्लुत के उच्चारण में इसका कोई ये लुप्ता कार्य तरह से इसका कोई भी प्रतीक नहीं, इसको गिनती के 3 से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये त्रिमात्रिक है और इसका उच्चारण ऐसे होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में इसका उच्चारण बहुत कम होता है। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो बहुत जगह बताएंगे, कहानी में इसका उच्चारण होता है। जैसे किसी को गोली लग जाए और हमको कहानी में लिखना है कि गोली लग गई, ऐसे कराहेगा जब कोई, तो वहां प्लुत का उच्चारण है। राम, ऐसे देखो राम है तो ऐसे राम नहीं लिखा जाएगा, ऐसे 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 लिखा होगा। तो ये लुप्ताकार त्रिमात्रिक राम। तो यानी जो एक करा है, तो वहां पर या कोई डब 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 करके डूब रहा है, तो वहां पर जब इंगित संकेत करेंगे तो वहां त्रिमात्रिक का संकेत करेंगे। आशा है कि आपको स्वर समझ में आया होगा। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इस तरह से अगर हम समरी दें अभी तक के लेक्चर का, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। कल चर्चा व्यंजन को होगी, विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि उसमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, विपित्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवित्त, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंठ क्या है, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, उच्छिप्त, विभिन्न प्रकार के टिपिकल शब्द आएंगे और उनको समझना आवश्यक है, रटने से कल्याण नहीं होगा। वर्णमाला 2 दिन हम लेक्चर लेंगे और तीसरे दिन इसका टेस्ट लेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं सीरियसली तो हमसे बने रहें,
आपका वर्णमाला का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये विशेष अपील है कि आप मेरा जो चैनल है मैं जब करता हूं उसको शेयर, तो आप लोग उसको कम से कम सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे हमको पता चले कि लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। या जितना भी नहीं कर सकते तो वीडियो हम बना रहे हैं इस समय, सुबह इसे हम डालेंगे, लेकिन इस समय रात्रि के 11:30 बज रहे हैं, जब बहुत सारे लोग सुकून से सो रहे होंगे। हमने बनाया है आपके लिए वीडियो। धन्यवाद। और मैं शुभ रात्रि कहूंगा, और जब ये वीडियो पड़ेगा तो ये सुबह होगा, इस नाते सुप्रभात भी कहूंगा। आपका भविष्य भी उज्जवल हो और आपको पढ़ने का मन कहने लगे। हाँ, ये है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी मैं भी नौकरी करता हूं और मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि सीमित संसाधन में कुछ 2-4 नंबर भी बढ़ जाएं तो हमारे कुछ मित्रों का कल्याण हो। इसी शुभ आशा के साथ नमस्कार।